Today we are going to study the poem The Ball Poem written by जॉन बेरीमन। जॉन बेरीमन एक अमेरिकन पोइट थे और इस अमेरिकन स्कॉलर को पुलित्जर प्राइज़ भी मिला था। एंड दिस पोएम इज़ अ लिटिल क्रिएशन ऑफ 18 lines. But this little creation of 18 lines creates a big message for life, a message which goes lifelong in a human life. तो आइए पोएम की फ़िलॉसफी को समझ लेते हैं। पोएट यानी जॉन बेरीमन कहना ये चाहते हैं कि हम जिस दुनिया में रहते हैं, पोएट उसे द वर्ल्ड ऑफ पजेशंस कहता है, क्योंकि हम जब तक जीवित रहते हैं हम अपना और पराया इन्हीं दो चक्रों में फंसकर जीवन गुजार देते हैं और किसी को हम अपना बना लेते हैं और कुछ समय, व्यवहार, आकर्षण आदि से स्वयं हमारे अपने बन जाते हैं या हम अनचाहे में अपनापन उन्हें दे देते हैं और इसी मोहमाया में पढ़कर हम जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, अपनी ज़िंदगी को गुजार देते हैं। फिनिश आवर लाइफ लॉन्ग जर्नी by attaching ourselves with our belongings in the world. That is, we live in the world of possessions. That is a good thing. इसमें खराबी क्या है? वो ये कि पोएट इस दुनिया की एक सच्चाई और बताते हैं कि एक दिन हर वो चीज़, चाहे वह कोई प्राणी हो या कोई वस्तु, आपसे या हमसे एक दिन अलग हो ही जाएगी, या तो खो जाएगी या आपकी पहुंच से बाहर हो जाएगी या फिर इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी। That is, the things are yours yet they are not yours. Or we can say that the world plays with us the game of get and lose, a game of learning to have a sense of belonging and balance it with a sense of losing. लेकिन जब पोएम में पोएट इस सच्चाई को बताता है, इस वर्ड ऑफ पजेशंस की सच्चाई को, तो पोएम में एक दुख और उदासी का माहौल बन जाता है, वातावरण बन जाता है, एक नेगेटिविटी छा जाती है। दैट वी फील व्हेन वी लूज समथिंग और समवन। लेकिन पोएट फिर आगे बढ़ता है और जीवन का एक आवश्यक सूत्र बताता है, हमें सजेस्ट करता है, एडवाइस करता है कि हमें अपने अति प्रिय के खोने के बाद भी जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए, हालात का सामना करना चाहिए और जीवन में अपनी गति को बनाए रखना चाहिए। यानी कि वो कॉमन फ्रेज़ यहाँ पे लागू होता है, द सो मस्ट गो ऑन, और इसी पॉजिटिविटी के साथ ये पोएम ख़त्म हो जाती है। तो आइए पोएम को स्टडी करते हैं। द बॉल पोएम मीन्स बॉल की पोएम, द पोएम विच रिवॉल्व्स अराउंड द सिंबल बॉय। इस पूरी पोएम में सिंबलिज्म का प्रयोग किया गया है और वो है एक कॉमन ऑब्जेक्ट जो लगभग हर घर में होगा और हर व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी न कभी इस बॉल का इस्तेमाल ज़रूर किया होगा और जब भी बॉल को इस्तेमाल किया होगा उसे खुशी हुई होगी, बिकॉज इट इज़ एन आइटम ऑफ प्ले। सो वी हैव एन एसोसिएशन विद बॉल। तो ये पूरी पोएम बॉल को सिंबल बनाकर इसी सिंबलिज्म के आधार पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है, जिसे अभी हमने डिस्कस किया था। सो लेट अस प्रोसीड इन द पोएम। अ बॉय लूजेज अ बॉल। एक लड़का अपनी बॉल खो देता है। ही इज़ वेरी अपसेट। उसके बाद उदास होता है, बहुत दुखी हो जाता है। अ बॉल डजेंट कॉस्ट मच। किसी बॉल की कीमत बहुत ज़्यादा तो नहीं होती। नॉर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल। तो इसलिए हम एक दूसरी बॉल खरीद सकते हैं। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट। तो लड़का दुखी किस बात को लेकर है, आखिर वो दूसरी बॉल खरीद सकता है। रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स। इस पोएम को पढ़कर हम जानने की कोशिश करें कि आखिर पोएट सोचता क्या है, वो क्या कहता है, क्या चीज़ खो गई है। मीन्स बॉल खोई है तो बॉल के रूप में और क्या खो गया है। एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। और वो लड़का जब अपनी बॉल को खोता है तो उस खोने के साथ तो उसे क्या सीख मिलती है आफ्टर लूजिंग द बॉल। तो इसका मतलब हम पोएम में और आगे बढ़ें तो यहाँ पर दो कैरेक्टर्स हैं, एक बॉय जो कि लिविंग बीइंग है और बॉल विच इज़ इनएनिमेट नॉन लिविंग थिंग। हम इस पोएम की शुरुआत ये मान के करते हैं कि ये जो बॉल है, इट इज़ अ सिंबल ऑफ आवर वर्ल्डली बिलोंगिंग्स, द थिंग्स दैट वी ओन इन द वर्ल्ड, आवर लव्ड वंस, आवर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड whoever we care for and want to spend time with. All our beloved things, whether living or non-living, have been represented by दिस सिंबल बॉल। इस पोएम में कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है विच कुड बी आइडेंटिफाइड, और पोएम एक क्वेश्चन से शुरू होती है, व्हाट इज़ द बॉय नाउ, व्हाट इज़ ही टू डू। ग्रामर की भाषा में ये क्लॉज हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, ये केस इन एपोजिशन है और हमें इस लड़के के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है कि कौन सा लड़का जिसने बॉल को खो दिया है। तो जब उसने बॉल खो दी लड़के ने, व्हाट इज़ द बॉय नाउ, व्हाट इज़ ही टू डू। तो ये लड़का अब क्या करे, क्या करना चाहिए उसको जब उसने बॉल को खो दिया। क्या उसे दूसरी बॉल खरीदनी चाहिए,
तो ये देखते हैं पोएट क्या कहता है। आई सॉ इट गो, मैंने खुद उसे जाते हुए देखा। किसको? बॉल को जाते हुए देखा। मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरिली ओवर, बॉल को मैंने मैरिली मीन्स इन अ चेयरफुल वे, कूदते हुए, बाउंस करते हुए, डाउन द स्ट्रीट। डाउन द स्ट्रीट का मतलब कि लड़का जहाँ से खड़ा है वहाँ से बॉल प्रोसीड करके आगे को गई और लड़का यहाँ पर खड़ा हुआ है और उसके हाथ से छूटकर बॉल आगे की तरफ गई। एंड देन मैरिली ओवर, और फिर इसी तरह कूदती हुई, बाउंस करती हुई उसका सफ़र खत्म हो गया बॉल का। क्या हुआ? देयर इट इज़ इन द वाटर, वो जाकर कहीं पानी में गिर गई। सो इन 4 लाइन्स में द पोएट narrates an incident in his life where he sees a boy who was playing with the ball and then the ball bounces away from him and down the street it goes into the water. It is a very simple incident. There is no surprise here. ट्यूटोरियल सीरीज़ को ख़त्म करते समय एक क्वेश्चन में छोड़ के जाऊंगा और उसका आंसर आप अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नो यूज टू से ओह देयर आर अदर बॉल्स। नाउ यहाँ से ट्विस्ट स्टार्ट होता है। नो यूज टू से, अब ये कहने का कोई फ़ायदा नहीं, ओह देयर आर अदर बॉल्स। क्या हुआ जब ये बॉल चली गई, पानी में चली गई तो और बॉल खरीदी जा सकती हैं, मार्केट में और भी बॉल्स मिल जाएंगी, क्या गम है, क्या दुख है। लेकिन यहाँ पे जो पोएट कहता है कि नो यूज टू से, इसके 2 अर्थ निकाल सकते हैं हम। एक तो ये कि लड़के को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि नई बॉल खरीदी जा सकती है, या पोएट उसकी हेल्प कर सकता है अगर उसके पास पैसा नहीं है। और दूसरा यहाँ पे अर्थ हम ये लगा सकते हैं कि अब ये उस लड़के को ये कहने का कोई फ़ायदा नहीं, बेकार है उसे बताना कि और भी बॉल्स खरीदी जा सकती हैं। तो पहले में तो कुछ भी खास नहीं है, लेकिन दूसरे में ज़रूर अर्थ छिपा हुआ है कि आखिर क्या बात है, क्यों उसे कहने का फ़ायदा नहीं है कि नई बॉल खरीदी जा सकती है। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। फिक्स का मतलब होता है कि किसी चीज़ को एक जगह सेट कर देना, जैसे कि वो हिले डुले नहीं। और अल्टीमेट का मतलब होता है कि अंततः। शेकिंग मीन्स हिलना डुलना, ग्रीफ मीन्स दुख, तकलीफ़, ट्रबल। तो बॉल खोने के बाद आखिर क्या हुआ कि बॉल खोने के बाद जो फीलिंग्स उस बॉय में जनरेट हुई कि बहुत दुखी हो गया और इस दुख से वो बिना हिले डुले एक जगह खड़ा रहा। और अल्टीमेट का यहाँ पे मतलब ये है कि उसे और कुछ नहीं सूझ रहा था, सिर्फ और सिर्फ उसे बॉल के खोने का दुख था। मीन्स ऑल हिज फीलिंग्स वर टेकन ओवर बाय द अल्टीमेट फीलिंग ऑफ लूजिंग द बॉय। द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड। फिक्स का मतलब रिजिड यहाँ लगा लीजिए आप, जड़वत वहीं पे, बिना हिले डुले, जैसा कि वो वहाँ पर खड़ा था। बॉल को जब उसने पानी में जाते हुए देखा और उसे पूरा विश्वास हो गया कि मैं अब इस बॉल को पानी से निकाल नहीं पाऊँगा। इसका मतलब वो किसी ऐसी वाटर बॉडी में गया था जहाँ से बॉल को निकालना बहुत मुश्किल था। ट्रेम्बलिंग, तो शेकिंग और ट्रेम्बलिंग को आप एक दूसरे का यहाँ पर सिनोनिम मान के चलिए, पर्यायवाची। तो यहाँ पे ट्रेम्बलिंग माने हिलना डुलना या काँपना। तो लड़का तो नहीं काँप रहा होगा, लेकिन ही वॉज सेकन बाय हिज हार्ट, उसका दिल टूट गया, दिल से बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। या आप यहाँ पे इसका लिटरल मीनिंग भी ले सकते हैं कि छोटा था, लड़का था और बॉल से अटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा रहा होगा और उसके खोने के बाद और उसके वापस ना पाने का दुख उसके मन में इतना भर गया कि वो काँपने से लगा। स्टेयरिंग डाउन, स्टेयर मतलब लगातार एक ही नज़र से देखते रहना, टकटकी लगा के घूरते हुए। स्टेयरिंग डाउन, ये खड़ा है और इधर से बॉल गई बाउंस करते हुए, तो वो उसी तरफ निगाह लगाए खड़ा है जहाँ से बॉल जाके नीचे पानी में गिर गई। तो फिक्स, रिजिड, ट्रेम्बलिंग एंड शेकिंग इन हार्ट, फीलिंग द लॉस। और ये घटना शायद उसके साथ पहली बार घटी होगी जब वो अपनी किसी बहुत ही प्रिय चीज़ को खो रहा था। तो बार बार वही नज़र उसकी जा रही थी, स्टेयरिंग डाउन, घूरते हुए। ऑल हिज यंग डेज, अब यहाँ पर एक नई बात और आ गई, नया ट्विस्ट। यंग डेज मतलब तो उसके बचपन के दिन उसे याद आ गए। तो जब वो बॉल को टकटकी लगा के जाते हुए देख रहा था, पानी में गिरते हुए देख रहा था, तो उसी के साथ साथ उसे अपने वो बचपन के दिन याद आ रहे थे, वो डेज़ याद आ रहे थे जब वो इस बॉल से खेला करता था। तो यहाँ पर हम एक और सिंबल अटैच कर सकते हैं इस बॉल से। हमने शुरुआत की थी कि दिस बॉल इज़ अ सिंबल ऑफ ऑल आवर वर्ल्डली बिलोंगिंग्स, लेकिन यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि दिस बॉल इज़ आल्सो अ सिंबल ऑफ द यंग डेज ऑफ द बॉय, और वी कैन से दिस बॉल इज़ अ मेटाफॉर फॉर हिज यंग डेज, क्योंकि कंपेयर किया गया है बॉल को उसके यंग डेज से। जब भी इस प्रकार का कोई कवर्ट कंपैरिजन होता है अनरिलेटेड थिंग्स में, देन मेटाफॉर इज़ यूज्ड, जिसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। तो जाते हुए बॉल को देखकर उसे लगा जैसे उसके बचपन के दिन और उसके बचपन का जो हिस्सा इस बॉल के साथ बीता था, उसकी कहानी अब खत्म हो रही है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर
वेयर हार्बर प्लेस है जहाँ पर जहाज आके रुकते हैं। तो इसका मतलब दिस इज़ ओशन और सी, जहाँ पर इसकी बॉल जाकर गिर गई है अब उसे निकालना तो लगभग नामुमकिन ही है। वेयर हिज बॉल वेंट, तो उसकी बॉल जाकर एक हार्बर यानी समुद्र में जाकर गिर गई जहाँ पर जहाज आके रुका करते थे। तो इस स्टेंजा को यहाँ तक ख़त्म करने के बाद इतनी बात तो समझ में आ गई कि लड़के का उससे काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट था, क्योंकि उसको खोने के बाद कि अब वो बॉल दोबारा नहीं मिलेगी, वो बहुत दुखी था। तो यहाँ पर नो यूज टू से का मतलब भी बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया कि अब उस लड़के को ये बताना कि नई बॉल ख़रीद सकते हो कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि नई बॉल में वो फीलिंग्स नहीं आ पाएंगी जो फीलिंग्स इस बॉल के साथ अटैच हैं। द इमोशंस, द फीलिंग्स, द अटैचमेंट विद द बॉल कैन नॉट बी एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी, कि दूसरी बॉल खरीद ली, तीसरी बॉल खरीद ली। इस लड़के का उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट था। सो ही फेल्ट द लॉस ऑफ द बॉल वेरी ग्रेट इन हिज हार्ट। और इसको पोएट ने समझ लिया था। उस लड़के की जो भाव भंगिमा थी, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो सब देखकर। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। इंट्रूड का मतलब ये होता है कि जहाँ आप इन्वाइटेड ना हो या जहाँ पे आप ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं, टोकने की कोशिश करते हैं, इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं, सीमा को लांघने की कोशिश करते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि लड़के को नहीं पता है कि पोएट कहीं दूर खड़ा उसे देख रहा है, तो खुद जाकर वो लड़के को कुछ कहे तो एक प्रकार से इट विल बी लाइक इंट्रूडिंग ऑन हिम। तो पोएट ही डिसाइड करता है कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं जाकर उसकी इस दुख, इस ग्रीफ के क्षणों में मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा। मीन्स की पोएट चाहता है कि वो खुद इस क्षण को खोने का जो गम उसके मन में है, जो दुख है, जो फीलिंग्स उसके मन में चल रही होंगी, क्या क्या वो सोच रहा होगा, उसे उसकी स्थिति में रहने देना ही अच्छा होगा। तो ही डिसाइड्स नॉट टू इंटरफेयर इन वट एवर कंडीशन द बॉय वॉज। अ डाइम, डाइम 10 सेंट से बनता है, और जैसे हम कहते हैं कि 1 रुपये का सिक्का, तो जैसे 100 पैसे से हमारे यहाँ 1 रुपये बनता है, उसी प्रकार से 100 सेंट से $1 बनता है, और इसी प्रकार से 10 सेंट्स का एक डाइम होता है। तो जाकर उस लड़के से ये कहना कि ए डाइम, बस 10 सेंट्स की ही तो बात है, एक डाइम की बात है, अनदर बॉल और दूसरी बॉल आ जाएगी, इज़ वर्थलेस। यहाँ पर वही चीज़ है, नो यूज टू से, दैट इज़ इट इज़ वर्थलेस टू से। तो यहाँ पर कहना बेकार होगा, मीनिंगलेस होगा कि बस 10 सेंट्स लगाओ और नई बॉल आ जाएगी, क्योंकि वो देख रहा है कि लड़का किस तरह की फीलिंग में खड़ा हुआ है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ जाकर पोएट अपना एक मैसेज देता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि आज लड़का जीवन में पहली बार, इसका मतलब उसने कभी कोई चीज़ नहीं खोई होगी, तभी वो इतना फील कर रहा होगा, उसके लिए एक नयापन होगा कि क्या ऐसा भी जीवन में हो सकता है कि जो हमारी वस्तु हो, जिसे हम बहुत ज़्यादा अपने पास रखते हो, हमें उससे लगाव हो, क्या वो कभी खो भी सकती है, क्या वो हमसे कभी दूर भी जा सकती है। अ सेंस ऑफ लूजिंग उसके मन में पहली बार ये सेंस आया है। तो आज पोएट नहीं जाना चाहता, उसको दखल नहीं देना चाहता उसके हालात में, क्योंकि आज उसे सीख लेने दो क्या, कि जीवन में जिम्मेदारियां भी होती हैं, कि कोई चीज़ आपकी अपनी है तो उसका ख्याल रखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि वो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रहे। और दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ हम ये भी लगा सकते हैं कि अगर कोई चीज़ हमें बहुत प्रिय है, वो हमसे खो जाती है, या हमारे किसी बिलवेड या हमारे किसी लव्ड वन की डेथ हो जाती है, तो उसका जो दुख होगा वो हमें होगा। तो उस दुख को झेलने की, बियर करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी। तो इसलिए कोई चीज़ हमारी है तो उसकी केयर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उसके खोने का भी जो दुख होगा वो भी हमें ही सहन करना पड़ेगा। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, तो जैसा हमने शुरू में ही कहा था कि पोएट इस दुनिया को वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस कहता है, कि ये संसार जहाँ पर हम जन्म लेने के बाद ही वी स्टार्ट ओनिंग थिंग्स, हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं वो फैमिली हमारी हो जाती है, माँ बाप और भी जो रिलेशंस में हो, चाचा चाची, भाई बहन, हमारा रिश्ता बनना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा हम बहुत सी चीज़ें अर्न करते हैं, अपना बनाते हैं, सो मैनी थिंग्स वी ओन। तो इसलिए पोएट यहाँ पे इसे वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस कहता है। और इस दुनिया में जहाँ पर लोगों की अपनी चीज़ें होती हैं, अपनी वस्तुएं होती हैं, अपने लोग होते हैं, पीपल विल टेक बॉल्स, लोग इस दुनिया में रिश्ते तो बनाएंगे ही। बॉल खरीदने का मतलब यहाँ पर है कि लोग इस दुनिया में कुछ अपना ज़रूर बनाएंगे। दे विल ओन थिंग्स, दे विल ओन पीपल, दे विल ओन रिलेशंस। और फिर बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। ऑलवेज पे यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि जिसे भी हम अपना बनाएंगे, जिस चीज़ को हम कभी ओन करेंगे,
उसका खोना भी तय है। इट इज़ श्योर दैट इट विल बी लॉस्ट वन डे। तो यहाँ पे मैसेज क्लियर हो रहा है कि सेंस ऑफ बिलोंगिंग के साथ सेंस ऑफ लूजिंग का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। लिटिल बॉय, तो यहाँ पर वो लिटिल बॉय संबोधित करता है, जबकि लड़का उसकी आवाज़ को नहीं सुन रहा है, ना वो उसके सामने है। तो अपने मन में ये बातें कर रहा है कि हे लड़के, डियर लिटिल बॉय, तुम इस दुनिया में रहते हो जहाँ पर जैसे आज तुम्हें अपने बॉल को खोने का गम हो रहा है, दुख हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, ठीक उसी तरह इस दुनिया में लोग बॉल खरीदते रहेंगे। मीन्स वो चीज़ें इकट्ठा करते रहेंगे अपने आसपास इस बॉल की तरह, जो एक दिन उनसे खो जाएंगी, उनसे जुदा हो जाएंगी। और तुम कोई एक्सेप्शन नहीं हो, इसलिए तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि यू ऑल्सो लिव इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। और फिर कोई दोबारा उस बॉल को नहीं खरीदता। तो यहाँ से भी एक मैसेज है कि वी लूज थिंग्स दैट आर नॉट रिप्लेसेबल। तो यहाँ पर पोएट उन लोगों की बात कर रहा है जिनकी कभी डेथ हो जाती है, वो हमसे जुदा हो जाते हैं, या ऐसे मेमोरेबल थिंग्स, मेमोयर्स की बात करता है पोएट यहाँ पर, जिनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। कोई प्यार से हमें गिफ्ट देता है या कोई अपने बिलविड को रोज़ देता है, तो वो उसे संभाल के रखता है। वो सूख जाता है, फिर भी किताबों के पन्नों में सहेज कर उसे रखा जाता है। और कभी वो किताब खो गई, वो गुलाब खो गया, तो क्या उसे रिप्लेस कर पाएगा? स्कूल में प्राइज़ मिलता है, दैट इज़ द टोकन ऑफ अप्रिसिएशन ऑफ योर अचीवमेंट। तो क्या आप बाज़ार से खरीद के लाकर दुनिया को दिखा सकते हैं कि देखिए मैंने कितने प्राइज़ जीते हैं? तो दुख होता है जब हमारी अपनी इस तरह की चीज़ें, इस तरह के लोग खोते हैं, या उनकी डेथ हो जाती है, या हमसे जुदा हो जाते हैं। इसलिए पोएट यहाँ पर कहता है कि नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज़ एक्सटर्नल। तो इसको भी समझने की ज़रूरत है। वो ये कि मनी इज़ आउटसोर्स्ड। मनी कैन बाय मटेरियल थिंग्स, आपके लिए घर, ज़मीन, जायदाद खरीद सकती है, लेकिन ये एक्सटर्नल इसलिए है क्योंकि फीलिंग्स हमारी अपनी होती हैं, हमारे मन में, हमारे माइंड में, हमारे हार्ट में जनरेट होती हैं। दुख हो, खुशी हो, गुस्सा हो, कुछ भी हो, वो फीलिंग्स हमारी हैं। दोज फीलिंग्स आर आवर्स। हम ही उन्हें फेस करते हैं, हम ही उनसे निपटते हैं। मनी कैनॉट बाई देम, मनी कैनॉट बाई देयर सोल्यूशंस। जैसे अभी हमने रोज़ का उदाहरण लिया था, तो क्या उस गुलाब की जो कि सूख चुका है, शायद उसमें सुगंध भी ना होगी, कैन द वर्थ ऑफ दिस रोज़ बी एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी? कैन वी अटैच एनी कॉस्ट टू दिस रोज़? नो, नॉट एट ऑल। वाई? बिकॉज दिस रोज़ रिलेट्स अस विद द memory of someone of our beloved. It is attached with our feelings, emotions, passions. It connects us with someone who is not currently with us. So money can buy many roses in the market, but money cannot buy this rose that was gifted by someone who was very dear to heart. तो यहाँ पर एक बाउंड्री खींच देता है पोएट कि जिन चीज़ों से हमें दुख होता है खोने पर, उन्हें मनी के सहारे हम रिप्लेस नहीं कर सकते। वो बॉल जिसके साथ इस लड़के ने अपना काफ़ी समय बिताया था, सो उस बॉल के साथ जो इसका अटैचमेंट था, उसे दूसरी बॉल खरीद कर पूरा नहीं किया जा सकता, दुख की भरपाई नहीं की जा सकती। सो आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर नाउ कि वाई मनी इज़ एक्सटर्नल हेयर। ही इज़ लर्निंग। तो लड़का जिसने बॉल खोई है, इस वक्त जो भी वो महसूस कर रहा है, इसका लर्निंग पीरियड है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, हतोत्साहित, निराश, कोई आशा ना हो, तब हम डेस्परेट वर्ड का यूज़ करते हैं। तो उसकी आंखों से ऐसा झलकता था जैसे वो निराश हो गया है कि अब उसे बॉल दोबारा नहीं मिलेगी। कहा जाता है कि आंखें जीवन का लाइवली पार्ट होती हैं, तो उस आंखों के पीछे उसका पूरा बचपन घूम गया होगा, दैट इज़ हिज यंग डेज। और उसी के साथ साथ वो बहुत निराश फील कर रहा होगा कि कैन नॉट रिकवर दैट बॉल अगेन। तो अपने जीवन का पहला खोने का जो एहसास है, उसे रियलाइज़ कर रहा है, एक सीख इस जीवन में ले रहा है, दैट इज़ द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। व्हाट अ ग्रेट फ्रेज, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है नॉलेज। तो जो भी हमें ज्ञान होता है, ह्यूमन नॉलेज के पीछे कोई लॉजिक है, उसका नेचर क्या है। तो स्टडी ऑफ ओरिजिन, नेचर, मेथड एट्सेट्रा, वॉट एवर इज़ रिलेटेड टू नॉलेज, उसे एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता है। भारतीय दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी की ये एक ब्रांच है जिसे हम ज्ञान मीमांसा कहते हैं। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस को यहाँ पर हम नॉलेज ऑफ लॉस कह सकते हैं, या रियलाइजेशन ऑफ द नॉलेज ऑफ लॉस, कि हाँ अब वो चीज़ खो चुकी है, एक यथार्थ है, रियलिटी है। तो आज वो इस लर्निंग फेज से गुजर रहा है कि खोना किसे कहते हैं। आज उसे सेंस ऑफ बिलोंगिंग
के साथ साथ आज सेंस ऑफ लूजिंग का भी ज्ञान हो रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, स्टैंड अप सामना करना, फेस करना। तो जब ये चीज़ें खोती हैं तो हमें उनका सामना करना चाहिए, वो भी आज वो सीख रहा है। मतलब पोएट यहाँ पर ये भी संदेश देना चाहता है कि चीज़ें खो गई तो क्या हुआ, स्टैंड अप, सामना करो हालात का, फेस करो सिचुएशन को, इस दुख के क्षण से निकल कर आओ। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। तो ये जो एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस है, इसे तो हर व्यक्ति को एक दिन जानना ही जानना है। एवरी मैन मस्ट वन डे नो। और आज इस लड़के को ये ज्ञान हो रहा है। ही इज़ रियलाइजिंग हाउ इट फील्स व्हेन वी लूज समथिंग दैट इज़ वेरी डियर टू अस। एंड मोस्ट नो मैनी डेज। तो मैनी डेज से हम यहाँ पर एक अर्थ ये निकाल सकते हैं कि कई लोग जो अपनी काफ़ी उम्र गुजार चुके होंगे उन्हें इसका बड़ा एक्सपीरियंस है। दे हैव बीन नोइंग दिस एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस फॉर मैनी डेज, दे आर एक्सपीरियंस्ड पर्सन। और यहाँ पर तो मैं यहाँ पर रिलेट करूँगा कि बॉय का वो फर्स्ट डे मीन्स वन डे, जब उसे खोना है चीज़ को और उसका एहसास करना है, तो वो वन डे बॉय के लिए है यहाँ पे, और मैनी डेज़ उन एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स के लिए है। यानी वन डे को अगर हम बॉय से रिलेट करें तो मैनी डेज़ को हम पोएट से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि पोएट लाइक एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन इज़ वेल एबल to understand the situation of the boy who has just lost the boy and has been going through this realization of epistemology of loss। यहाँ पर हम एक मीनिंग और निकाल सकते हैं कि फेस करना सिचुएशन को, knowing what every man must one day। तो हर एक व्यक्ति को सिचुएशन को फेस करना सीखना होगा, और कुछ लोग कुछ टाइम लेते हैं सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। तो स्टैंड अप करना ही करना है, सिचुएशन से बाहर आके जीवन में आगे बढ़ना ही बढ़ना है। द शो मस्ट गो ऑन। तो पोएम का एक्सप्लेनेशन तो यहीं पे समाप्त होता है, और मैसेज आई थिंक इज़ वेरी मच क्लियर दैट मैन इज़ मॉर्टल एंड वॉट एवर वी वॉन्ट टुडे विल बी लॉस्ट वन डे। या तो हम चले जाएंगे पहले, या वो चीज़ हमसे चली जाएगी। अगर वो कोई व्यक्ति है तो या तो हम पहले इस दुनिया से चले जाएंगे या वो हमसे पहले चला जाएगा। बट इट इज़ श्योर दैट इट विल बी लॉस्ट ऑलवेज। तो जीवन का एक बहुत ही कड़वा सच, अ बिटर ट्रुथ, जिसे मैं अपने शब्दों में कहूँ तो ये कहूँगा कि जीवन में द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस वुड नेचुरली बी द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ सोरो आल्सो। तो जिससे जितना हमें खुशी मिलती है उससे उतना दुख भी मिलता है। जिससे हमें कोई खुशी नहीं मिलती उससे हमें दुख भी नहीं मिलेगा। जैसे हमें कोई अटैचमेंट नहीं है उसके होने ना होने से हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन जिससे फ़र्क पड़ता है उसके ना होने पे फ़र्क पड़ेगा। जिससे जितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है उसके होने ना होने से उतना ही ज़्यादा फ़र्क हम पर पड़ेगा। और अगर प्यार भरे शब्दों में कहें तो पोएट हमें ये सीख देना चाहता है कि अगर हमारा दिल किसी से लगता है तो कभी टूट भी सकता है, लेकिन हमें सरेंडर नहीं करना है, हालात के सहारे अपने आप को छोड़ना नहीं है। क्योंकि यहाँ पर पोएट कहता है जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, और अच्छा ही अच्छा करते हुए मैं तो ये कहूँगा कि बिकमिंग बिलवेड ऑफ द वर्ल्ड, लेट अदर फील योर लॉस, लेट अदर गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम यू हाउ टू स्टैंड अप एंड मूव ऑन। कहते हैं कि दुनिया में इस जीवन को समझने का सबसे बड़ा ज्ञान देने वाला जो ग्रंथ है वो है गीता। और भगवत गीता में भी यही बात कही गई है कि संयोग के साथ वियोग तय है, पाने के साथ खोना तय है, लेकिन हमें कर्म करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जब हम बहुत दुखी होते हैं तब ये लाइनें बहुत याद आती हैं जो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही थी, इस दुनिया का ज्ञान देते हुए कि तुम किस बात को खोने पर दुखी हो, तुमने क्या खोया है, तुम्हारा क्या नाश हुआ है। जो लिया तुमने इसी दुनिया से लिया, जो दिया तुमने इसी संसार में दिया। तुम अपने साथ क्या लेके आए थे जो तुम यहाँ पर खो के जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था। जिसे तुम आज पाकर बहुत खुश हो रहे हो वो परसों किसी और का होगा। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। तो पोएट यहाँ पर हालात से बाहर निकलकर जूझते हुए डिटर्मिन्ड विल के साथ लाइफ में आगे बढ़ने का संदेश देता है। और अगर हम इसे सम अप करना चाहें तो वी फाइंड समथिंग, वी लूज समथिंग, देन वी कम आउट ऑफ दिस बाय स्टैंडिंग अप, फेसिंग द सिचुएशन एंड देन मूव ऑन। और फिर ये सर्किल दोबारा से हमारे साथ चलता रहता है और अंत में हम ही इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। सो दिस इज़ अ सर्किल विच गोज़ ऑन, और इसी को हम कहते हैं सो मस्ट गो ऑन। तो पोएम का एक्सप्लेनेशन यहीं पे ख़त्म होता है। आइए अब पोएटिक डिवाइसेस को स्टडी करते हैं। तो जो मेन पोएटिक डिवाइसेस हैं उन्हें स्टडी करते हैं। ये तो हमने शुरू में ही देख लिया कि बॉल हैज़ बीन यूज्ड एज ए सिम्बोलिज्म for our worldly belongings, for our near and dear ones, for our people, for our loved ones. And the ball has also been used as a metaphor for the young days. Means वो यादें जो हमारी उस चीज़ से, उस व्यक्ति से जुड़ी होती हैं जो हमसे खो गई है, जो हमसे खो गया है।
तो यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है, रूपक अलंकार प्रयोग हुआ है। जब भी हम कोवर्ट अनरिलेटेड थिंग्स में कोई कंपैरिजन करते हैं तो कहाँ बॉल कहाँ यंग डेज, तो यहाँ पर मेटाफर का प्रयोग माना जाता है। और कहीं भी मेटाफर का प्रयोग हुआ है तो उसे आप खुद ढूंढिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, ढूंढेंगे तो ज़रूर मिल जाएगा। और दूसरा एक आसान सा पोएटिक डिवाइस भी हम ले लेते हैं, इंजॉयमेंट, क्योंकि देखिए यहाँ पर बिना पंक्चुएशन के लाइन आगे मूव कर गई है। ये देखिए बिना पंक्चुएशन के लाइन आगे मूव कर गई है। और कहीं भी ऐसा है तो आप खुद ढूंढिए। रिपीटिशंस भी है यहाँ पर, देखिए वॉट एंड वॉट, बॉल्स एंड बॉल्स, तो यहाँ पे रिपीटिशंस यूज़ हुए हैं, तो यहाँ पे रिपीटिशंस हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए एनाफोरा का भी प्रयोग हुआ है, वॉट एंड वॉट। जब सक्सेसिव लाइंस में इनिशियल वर्ड्स और क्लोजेज या फ्रेजेस रिपीट होते हैं तो एनाफोरा का प्रयोग माना जाता है। क्या कहीं और है एनाफोरा का प्रयोग? यस, मैरिली एंड मैरिली। एपिस्ट्रॉफी का भी प्रयोग हम देख लेते हैं यहाँ पर, जहाँ पर वो लड़के के सामने ना होते हुए भी, ना उससे बात करते हुए भी वो कहता है लिटिल बॉय। तो जब ऑडियंस हमारे सामने नहीं होती, जिसे हम एड्रेस कर रहे हैं हमारे सामने नहीं है, और तब भी हम उसे एड्रेस करते हैं तो उसे एपिस्ट्रॉफी कहा जाता है। इसके अलावा ट्रांसफर्ड एपिथेट का भी प्रयोग हुआ है। इट इज़ एन वेरी इंटरेस्टिंग पोएटिक डिवाइस। अब वो यूज़ हुआ है यहाँ पर डेस्परेट आइज। जब हम सब्स्टिट्यूशंस करते हैं किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब, यहाँ हम ये मान लेते हैं कि कोई इमोशनल एक्सप्रेशन का सब्स्टिट्यूशन करते हैं, क्योंकि आंखें डेस्परेट नहीं है, निराश नहीं है, बल्कि लड़का खुद निराश है, उसके थॉट्स में निराशा है, लेकिन वो निराशा आंखों से झलक रही है, पोएट ये कहता है। सो जो डेस्परेट बॉय है ना कि आंखें, लेकिन जो डेस्परेशन है उसे आंखों के जरिए पोएट एक्सप्रेस कर रहा है। डेस्परेट एक एडजेक्टिव है, दिस एडजेक्टिव हैज़ बीन यूज्ड फॉर द बॉय, बट वो एडजेक्टिव यहाँ पर बॉय को मॉडिफाई ना करके आई को मॉडिफाई कर रहा है, और ऐसी स्थिति में ट्रांसफर्ड एपिथेट का प्रयोग होता है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर देता हूँ ट्रांसफर्ड एपिथेट का, आई हैड टू स्पेंड टेरिबल नाइट्स। नाउ नाइट्स टेरिबल नहीं है यहाँ पर, बल्कि मेरे हालात ही टेरिबल थे। दिस एडजेक्टिव हैज़ बीन यूज्ड फॉर आई, इस प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये मॉडिफाई कर रहा है नाइट को। तो जब कोई एडजेक्टिव एडवर्ब जिस नाउन के लिए यूज़ होता है, उस नाउन की जगह जब वो मॉडिफाई करता है किसी दूसरे नाउन को, तो ट्रांसफर्ड एपिथेट का प्रयोग माना जाता है। इलिस्ट्रेशन भी ढूंढते हैं क्योंकि बहुत ही पॉपुलर डिवाइस है ये, तो एक आध एग्जाम्पल दे देते हैं, बाकी आप खुद ढूंढिए। तो देखिए वॉट एंड वॉट, जानते हैं इलिस्ट्रेशन का प्रयोग कब होता है? जब इनिशियल साउंड रिपीट होती है, वॉट एंड वॉट। यहाँ देखिए बॉल्स एंड बॉल्स, इनिशियल साउंड रिपीट हो रही है बी एंड बी, और कहीं इलिस्ट्रेशन यूज हुआ तो आप खुद ही ढूंढिए। और एजोनेंस एंड कॉन्सोनेंस को अब हम यहाँ पर फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कई पॉइंट्स में उनको ढूंढकर बताया गया था, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं उन्हें। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए ओ ओ ओ ओ ओ काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है और ये वोवल साउंड है, तो इसलिए यहाँ पर एजोनेंस माना जाएगा कि एजोनेंस का यूज़ हुआ है। यहाँ पर देखिए बी बी बी, बाइज बॉल बैक, और ये बी एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसलिए यहाँ पे कॉन्सोनेंस का प्रयोग माना जाएगा। और एक पोएटिक डिवाइस यहाँ पे यूज़ हुआ है, उसे आप खुद ही कमेंट बॉक्स में लिखिए वो कौन सा पोएटिक डिवाइस है। तो इस तरह से ये पोएम ख़त्म होती है। जो मैसेज था हमने पहले ही क्लियर कर लिया कि द यंग एंड चेयरफुल डेज ऑफ द बॉय appear to be losing with the loss of ball, and he feels the tinge of losing the ball, and it is his first realization of the epistemology of loss, and also the realization of his responsibility that he should have taken care of the ball. And since he cannot recover the ball and cannot replace it with another ball by buying it with the money, so he also comes to know the truth that in this world of possessions we will own things, but all our possessions will be lost one day, or a person has to die one day. Death is an inevitable truth. तुलसीदास ने भी कहा था, जो फरा वो झरा, जो फल पेड़ पर लगा वो एक दिन नीचे जरूर गिरेगा। So this poem gives a lifelong message, a profound and deep message, that in this situation where we lose someone whom we are very much attached to, so in those moments of desperation we should come out and stand up and move on, and our guts and grits to stand up in the desperate conditions of losing things and persons let inspire many in the world. और इतना कुछ दे के जाइए इस दुनिया में कि आपके जाने के बाद भी लोग आपसे अटैच्ड फील करें और वर्षों वर्षों तक आपकी याद लोगों के मन से जाने ना पाए। कुछ गलत मत करिए,
इंटेंशनली तो बिल्कुल मत करिए। और इस पोएम को जो भी देख रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि टेम्परेरी और शॉर्ट टर्म गेंस के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। हैव एज मच लेस माइनसेस एज यू कैन हैव एंड एज मच प्लसेस एज you can have. Compromise a bit if it makes someone whom you love happy. Sacrifice if needed for someone whom you love very much. तो इसी के साथ ये पोएम ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है कि इस ट्यूटोरियल से आपको लाभ जरूर हुआ होगा।